चाहें। जय श्री राम का नारा डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज हो रहा है, डिस्ट्रॉय और करने के अल्लाह लिए अकबर का नारा नो। एक ही देश भागा दुनिया में है जहां पर मेजॉरिटी होने का क्राइम माना जाता है। बंगाल के अंदर तो बोल रहे हैं, बंगाल में बोल क्या बोला सब में। एक सेकंड, आपने सुना? आप बगल में थे, एग्जैक्टली क्या सुना? इन्होंने कहा कि अगर बंगाल के बारे में बात होगी तो इनको सीटें ज्यादा आ जाएंगी ना। वाह वाह वाह। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज बहस नहीं, उन बुद्धिजीवियों पर सवाल है जो जय श्री राम को देश में युद्ध घोष यानी वॉर क्राई बताने में लगे हैं, जो कह रहे हैं कि जय श्री राम के नारे के साथ मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग हो रही है, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। अब जरा सोचिए, मॉब लिंचिंग वाली भीड़ को राम भक्त बताने वाले 49 बारूदी बुद्धिजीवी क्या उन आतंकियों को भी धर्म का रंग देंगे जो एक विशेष धर्म के नारों के साथ न जाने कितने सालों से कत्ले आम मचाए हुए हैं? और दुनिया भर में इन बुद्धिजीवियों को बंगाल की हिंसा नहीं दिखी, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अलगाववाद नहीं दिखा, कश्मीरी पंडितों का दुख दर्द नहीं दिखा, बस मॉब लिंचिंग दिखी, वो भी राम के नाम पर। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये डायरेक्शन दिया है कि वो 6 अगस्त से इस केस की डे टू डे हियरिंग करेंगे। पूरा देश इस इंतजार में है कि राम मंदिर को लेकर तारीखों का सिलसिला कब खत्म होगा। सुप्रीम कोर्ट में अब 6 अगस्त से अयोध्या मामले की सुनवाई होगी, जिससे पहले सीजेआई रंजन गोगोई ने जानकारी दी कि राम मंदिर पर मध्यस्थता फेल हो गई है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान का जो सूट नंबर 3 और सूट नंबर 5 है, उसकी हियरिंग पहले स्टार्ट होगी और उसमें मुस्लिम पक्षकार भी रिस्पोंडेंट्स हैं, तो उसमें अपना जवाब दे सकते हैं जब हिंदू पार्टीज की आर्गुमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। जी आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मीडिएशन पैनल सक्सीड नहीं कर पाया इस मामले को मीडिएशन से सुलझाने में, इसलिए हम इस मामले की डे टू डे हियरिंग करेंगे 6 अगस्त। लेकिन ये समय जो मध्यस्थता के माध्यम से समय बर्बाद हुआ वह बहुत ही दुखद है, क्योंकि इतना दिनों तक यदि सुनवाई हो गया होता सुप्रीम कोर्ट में और मध्यस्थता के माध्यम से जिसका कोई नतीजा नहीं निकला, वह बिल्कुल समय बर्बाद किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अयोध्या मामले की सुनवाई अब रोजाना तब तक होगी जब तक कोई नतीजा नहीं निकल जाता, और ये सुनवाई खुली अदालत में होगी। अयोध्या में राम मंदिर बने ये सबकी इच्छा है, लेकिन उसमें देरी ना हो, तो अब देर है अंधेर नहीं। जरा सोचिए, पूरा देश पूरी सहिष्णुता से राम मंदिर पर तारीख दर तारीख नतीजे का इंतजार कर रहा है, तो इधर एक तबका ऐसा भी है जो राम के नाम पर दुष्प्रचार फैला रहा है। ज्यादा दिन नहीं बीते जब देश के 41 कथित बुद्धिजीवियों ने पीएम मोदी के नाम चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में कहा गया था कि जय श्री राम अब युद्ध घोष बन गया है, जिसके जरिए मुस्लिमों और दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। The hate crimes against minorities and Dalits are on the rise. No one has the right to brand any of us or any of the signatories or anyone dissenting as anti-nationals because we care about our country. पहले सब शांत बैठे हुए थे, 2014 से इन लोग को इंटॉलरेंस दिखने लगा। इनको एक ही चीज इंटॉलरेंस लगती है, वो है मिस्टर नरेंद्र मोदी। सवाल ये है कि जिस देश में राम मंदिर के लिए बरसों से इंतजार हो रहा हो, उस राम के नाम को असहिष्णुता से जोड़ने वाले बुद्धिजीवी गैंग का आखिर एजेंडा क्या है? सवाल ये भी कि राम के नाम को बदनाम कर क्या ये बुद्धिजीवी देश में सामाजिक खाई तैयार करना चाहते हैं? आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार बहस। राम मंदिर का इंतजार, बुद्धिजीवियों का दुष्प्रचार। आखिर इस देश में इनटॉलरेंस में भी सिलेक्टिविज्म क्यों है? आज इसी पर हम व्यापक चर्चा करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए कई बड़े मेहमान हैं इस चर्चा के अंदर। आज की बहस सामान्य नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आज की बहस जोरदार भी है और उसमें कई आंकड़े भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मेरे साथ इस चर्चा में मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं शोहेब जमई को। आपका अभिनंदन है जमई साहब। जाने माने इस्लाम के स्कॉलर है, मुस्लिम बुद्धिजीवियों में गिने जाते हैं, आपका स्वागत है। मैं बुलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के
कद्दावर प्रवक्ता नेता डॉक्टर संबित पात्रा को। और अब मैं बुलाना चाहता हूं जानी मानी हस्तियों को जो सामान्य तौर पर बहस में नहीं आती हैं, आज वो बहस का हिस्सा है। मैं बुलाना चाहता हूं नसीर अब्दुल्ला साहब को। नासिर अब्दुल्ला साहब को आपका स्वागत है। जाने माने एक्टर हैं अब्दुल्ला साहब, बहुत अच्छा गाते भी हैं। और मैं बुलाना चाहता हूं सोनल मान सिंह को, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा की और जानी मानी क्लासिकल डांसर है। उनका भी अभिनंदन और स्वागत है। पहले दौर में हम 60-60 सेकंड का समय देते हैं, लेकिन क्योंकि नासिर साहब जो हैं वो बहुत अच्छा गाते भी हैं, मैं शुरुआत आप ही से करता हूं। 30 सेकंड के अंदर अगर आप वो गा के सुना देते। The name of the song is actually Chakar Rakho Ji, so I'm going to sing 4 lines. Bismillah. मन चाकर राखो जी, मने चाकर राखो जी, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी, मने चाकर राखो जी। योगी आया योग करण को, तप करने सन्यासी। योगी आया योग करण को, तप करने सन्यासी। हरि भजन को साधु आया, हरि भजन को साधु आया, वृंदावन के वासी। बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा बदला गया था मैं जरा। जी अच्छा गाया आपने। जिस कार्यक्रम की शुरुआती भजन के साथ हुई है, तो मुझे उम्मीद है अच्छा जाएगा, लेकिन 60 सेकंड का वक्त है। सबसे पहले मैं सोहेब जमई आपसे शुरुआत करता हूं। इस देश में आपको इंटॉलरेंस क्यों दिखाई देती है? 49 बारूदी बुद्धिजीवियों को इंटॉलरेंस दिखाई देती है और 61 बुद्धिजीवियों को ऐसा लगता है कि इस देश में इंटॉलरेंस तब क्यों नहीं दिखाई दी जब 84 के दंगे हुए, जब कश्मीरी पंडितों को निकाला गया और अभी एक सांसद के घर पे बम फेंके गए। इंटॉलरेंस तब क्यों नहीं दिखाई दी? अमीश जी, आपके इस महत्वपूर्ण शो में सबसे पहले मैं मेरे भाई नवीन यादव जी, स्वर्गीय नवीन यादव जी, जिनका बड़ी निर्मम हत्या कर दी गई मेवात में, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा सबसे पहले जी। दूसरी बात यह है कि 49 लोगों ने जो वो बात लिखी है, उसमें उन्होंने जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं वो वॉइस ऑफ डिसेंट है, जो कि आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इंटीग्रल पार्ट है। तो आप उनके जो है कानूनी वैधता पे सवाल नहीं उठा सकते। दूसरी बात, अगर आप नारंगी रंग का चश्मा उतार के देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने दलितों और मुसलमानों की अगर बात की है तो दलित भी हिंदू भाई हैं। अगर संबित पात्रा जी ये कह दें ऑफिशियली कि दलित हिंदू नहीं है, तो फिर ये माइनॉरिटी में आ जाएंगे। इसलिए दलितों की अगर बात हुई है तो हिंदुओं को भी शामिल किया गया, क्योंकि अत्याचार जो होते हैं वो ज्यादातर आप देखेंगे कि लोअर तबके में होते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये चिट्ठी अगर लिखी गई थी तो सेलेक्टिव नहीं थी, बल्कि पूरे एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में सबके लिए लिखी गई। 60 सेकंड आपके हो गए पूरे। अब मैं रुक करता हूं संबित पात्रा का और फिर मैं नासिर साहब और सोनल मानसी के पास आऊंगा। संबित पात्रा, नारंगी चश्मा अगर उतार के देखेंगे तो इंटॉलरेंस दिखेगी। देखिए, चाकर राखो जी, मोहे चाकर राखो जी, बहुत दिनों से चाकर रखे गए हैं, दरबारी रखे गए हैं, और आज वो चिट्ठी लिख रहे हैं जी। इसको आप बुरा मत मानिएगा, मैंने एक अलग अंदाज से शुरू किया। और दूसरा लाइन कहा गया, हरि भजन को साधु आयो। बिल्कुल सही है, हरि भजन को साधु आयो। कौन है हरि भजन? हरि भजन मतलब जनता के भजन के लिए, जनता के सुविधा के लिए, गरीबों के दुख के निवारण के लिए साधु आया रे। नरेंद्र मोदी आए हैं गरीबों के दुख को दूर करने के लिए। साधु पछता नहीं है, वो साधु पछता नहीं है। तभी सारे चाकर दरबारी निकल कर आज चिट्ठी लिख रहे हैं कि इंटॉलरेंस हो गया। भारत देश कभी इंटॉलरेंट हो ही नहीं सकता है, सबसे टॉलरेंट देश है। और ये दलितों की बात कर रहे थे, मैं दलित का नाम पूछूंगा, बता नहीं पाएंगे। विनय प्रकाश कौन है? विनय प्रकाश वह दलित है जिसके घर को जला दिया गया और उसे मार दिया गया क्योंकि वो पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कह रहा था। जिस दिन उत्तर प्रदेश में हम सब मैच देख रहे थे, इंडिया जीता था, पाकिस्तान हार गया था, उस दलित की बात ये नहीं करते हैं।
ये जो सिलेक्टिविज्म है, ये जी, जो सिलेक्टिविज्म है, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई। 60 सेकंड आपके हो गए। नासिर अब्दुल्ला साहब, आपका वक्त है। अब्दुल्ला साहब, बड़ा सीधा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है इंटॉलरेंस दिखाई दे रही है या आप देखना चाहते हैं? ये असल में ये वैमनस्य है नरेंद्र दामोदर दास मोदी के खिलाफ कि वो प्रधानमंत्री कैसे बन गए? देखिए जी, अगर इन 49 लोगों को दिखाई दे रहा है जी, और उनको भय है कि हालात सही नहीं लग रहा है इन इंसिडेंट्स की वजह से, तो उनको पूरा हक बनता है कि they should inform the Prime Minister about it or whoever is in charge कि भाई ये हो रहा है, please look into it. It is not an anti-national thing or something. These are people, ये लोग हैं, जाने माने लोग हैं, अच्छी तरह काबिल लोग हैं, और इनको किसी ने उत्साया नहीं है, और गवर्नमेंट को बर्बाद करने का चक्कर हो ही नहीं सकता. मोदी जी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन. इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग नेशन. इट इज अ लेटर. It is a letter saying this should not be happening. It is a bad precedent using Jai Shri Ram as a slogan to injure, attack people. That is wrong. Jai Shri Ram is a great slogan. It's fine. But to use it to destroy other people, उनको बर्बाद करना, ये गलत है. और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि वो सही कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग, उनको पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं है कि वो एकदम से आजा जी ये हो रहा है. जी, जाहिर बात है, कोई खास बात होगी ना जी. इसलिए टाइम लिमिट आपकी भी है सर, आपने 5 सेकंड ऊपर लिए. सोनल मान सिंह, जय श्री राम का इस्तेमाल हो रहा है लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए. शायद ये आजाद भारत में हम पहली बार सुन रहे होंगे कि भगवान श्री राम का इस्तेमाल हो रहा है लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए. आपको क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि आपकी चिट्ठी, जिस चिट्ठी पे आपने साइन करे, वो कहती है कि ये जो बुद्धिजीवी हैं ये सिलेक्टिव है. पहले तो मैं कहना चाहती हूं कि यू बीन वेरी वेरी फेवरेबल टू नसीर. उन्होंने गाना गाया, मैं ना गाऊं? बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी हक है. मैं तो अनएम्प्लॉयड आदमी हूं, इसीलिए उन्होंने कह दिया गा लो, क्योंकि आप तो जानी मानी सांसद ही हैं. हेलो, मैं तो बेरोजगार एक्टर हूं. संसद में पैसा नहीं मिलता है. अच्छा, हमें भी नहीं मिल रहा. कमाना पड़ रहा है आज. हम भूखे. मैं मुस्लिम संत साल बेग जो उड़ीसा हो चुके, उड़ीसा में, और जो जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने खड़े होके हाथ ऊंचा कर करके रोते हुए गाते थे, और ये कहे कि मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ, लेकिन तू मेरी आरत सुन. आहे नील शैल प्रबल मत्ता वारणा, मोआरत नलिनी दड़कू करो दड़ना. मेरी आरत जो है उसका दलन करो, मेरे पे कृपा करो. तो ये भारतवर्ष के ताने बाने रहे हैं सदियों से. मेरा एक छोटा सा सवाल है इन 49 बुद्धिजीवियों से कि 2014 में जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बन के आए, उसके बाद इनमें जागृति आ गई, चेतना आ गई. उसके बाद भारतवर्ष में सब गलत होने लगा. उसके बाद भारतवर्ष में कत्लेआम हो गई. और अब तो हद ही हो गई कि अरे ये तो जाने वाले हैं. 2018 की बात थी, मुझे मालूम है. ही इज गोइंग नाउ, डोंट वरी. 2019 में फिर आ गए और इतने बड़े बहुमत से आ गए. इतने बड़े बहुमत से आ गए. असल में नासिर भाई, दुकानें बंद हो गई, और दुकान जब बंद हो गई, आपने खुद बोला बेरोजगार हो गए, तो बेरोजगार हो गए तो चिट्ठी लिख लेते हैं. ये टाइम पास तो नहीं है चिट्ठी, क्योंकि ये चिट्ठी न्यूयॉर्क टाइम्स में भी कोट हो गई है ना. हो गई कोट, लेकिन आई डोंट थिंक सो. दीज आर accomplished people who do not have to get money by doing this. These are people who have made their money, they've had everything they wanted, and these are people who do not. I should be doing कश्मीरी पंडितों के समय पर क्यों नहीं, ये कश्मीरी पंडित जब 1992 में भगाए गए, 1990 में भगाए गए, तब क्यों नहीं चिट्ठी लिखी उन्होंने? क्यों नहीं चिट्ठी? ये मुझे नहीं मालूम. बताइए ना, आपने क्यों नहीं आवाज उठाई तब? मैं क्यों नहीं उठाई वो आवाज? वो कश्मीरी पंडित इस देश के नागरिक नहीं थे. उससे बड़ी एथनिक क्लींजिंग इस मुल्क में कभी हुई है क्या? एक कौम को अपने घर से घर निकाला दे दिया जाता है. मैं अपनी बात पे खड़ा हूं. अब भी कहता हूं, डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज हो रहा है. डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं. मैं देखिए जी, वन थिंग एट अ टाइम. ISIS का नारा क्या है? मुझको कंफ्यूज मत कीजिए. सवाल का जवाब जो है इस मामले में, मैं ये कह रहा हूं कि उन लोगों को पागल कुत्ते ने रात को नहीं काटा कि वो एकदम से शामिल होके कि जी ये हो रहा है, हाय हाय. नहीं, सोच समझ के उन्होंने किया. बातचीत हुई है इसके बारे में, और सिर्फ खत लिखा है, धमकी नहीं है. ये बेरोजगार लोग भी नहीं है, तो सिर्फ खत लिखा है ना. वो कहते हैं हाँ जी, आई विल लुक इनटू द मैटर, बाय बाय.
फिर 2-3 साल बाद फिर लिख देंगे चिट्ठी, कुछ नहीं होने मतलब वाला। 3 साल बाद दोबारा अब प्लान है लोग लिखने इसको का। धमकी ये भी धमकी डिस्क्लोज आपने समझ कर रहे हैं दिया। कि संबित कुछ कहना देशद्रोही चाहते हैं, फिर सोनल जी और शोएब जमाई में आपके पास आऊंगा। संबित, देखिए पहली बात पागल कुत्ते तो नहीं काटा? ने काटा तो बहुत किसी ने है, मैं नाम नहीं बताऊंगा किसने काटा है, बाद में सोचूंगा। काटा तो है, मच्छर ने काटा होगा, डेंगू वाले। चलो काटा तो है, मगर अमीश भाई इस विषय को सीरियसली लेने की आवश्यकता है। मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा। 49 लोगों ने चिट्ठी लिखी है, यहाँ जनता जनार्दन बैठी है, उनमें से 2 नाम, जैसे होता है ना हम लोग चावल बनाते हैं तो 2 चावल चख लेते हैं जरा, मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, मैं हकीकत रख रहा हूं। 2 आदमियों का नाम उसमें से चुनता हूं। एक है विनायक सेन, तस्वीर चल रही है उनकी पीछे, बिल्कुल चल रही है। विनायक सेन। ये विनायक सेन आप जानते हैं कौन है? इन्होंने भी चिट्ठी लिखा है। ये कन्विक्टेड हैं, अर्थात ये दोषी हैं, इनको हाईकोर्ट ने दोषी करार दिया है। किस चीज का? देशद्रोह का। नंबर 2 दूसरे हैं आशीष नंदी। जानते हैं आशीष नंदी ने 2013 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में क्या कहा था, जिसके कारण इनके पीछे अरेस्ट करने के लिए पुलिस पड़ी थी? इन्होंने कहा था बकायदा डिक्लेयर करके भाषण में, नसीर साहब आप भी सुन ले इसको, उन्होंने कहा कि ये देश में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा करप्ट लोग पता है कौन है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, ये सबसे ज्यादा करप्ट लोग हैं। और बंगाल में ये नहीं है। और शुक्र है कि बंगाल की सरकार में ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी लोग नहीं है, तो बंगाल की सरकार बिल्कुल ममता जी के अंडर में ठीक है, क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सबसे ज्यादा चोरी करते हैं, तो कम से कम बंगाल की सरकार बच गई है। और आज इतने मोटे मोटे हाय मेरे दलित भाइयों को कर दिया है, ऐसे कर दिया। आप बताइए ये किस प्रकार के मगरमच्छ है? मगरमच्छ इज द राइट वर्ड। काटा मगरमच्छ ने है, काटा मगरमच्छ के आंसू, मगरमच्छ इज द राइट वर्ड। शोएब जमाई भी इसमें कुछ कहना चाहते हैं, नासिर साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शोएब जमाई मैं आपको वक्त दूंगा और फिर मैं सोनल जी आपके पास आऊंगा। शोएब जमाई, अभी हम काटने कटाने की बात नहीं कर रहे, अभी हम बहुत स्पष्ट बात कर रहे हैं। आपने बोला नारंगी चश्मा उतारना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों ने मोदी नाम का चश्मा डाला हुआ है। आपको हर चीज में नरेंद्र मोदी दिखाई दे देता है। लेफ्ट देखो तो मोदी, राइट देखो तो मोदी, बीच में देखो तो मोदी, हाय मोदी हाय मोदी हाय मोदी। नहीं, इतने नशे में हम तो वो कह रहे सपने में भी आते हैं मोदी। क्या बोला मैडम आपने? जी वो सपने में आते, सपने में भी आ रहे हैं आपके क्या? नहीं, देखिए इतने नशे में तो हम नहीं हैं, हम तो होश का चश्मा पहनते हैं। जो नारंगी रंग का चश्मा पहनते वो पहनते होंगे, मैं तो होश का चश्मा पहनता हूँ। इसलिए एक बात बताता हूँ, जय श्री राम का नारा तो कभी भी आतंक का पर्याय नहीं था। और आपको मालूम होना चाहिए कि नारे, जो एक चार्ली ग्रुप है जो करगिल की लड़ाई में, ठीक है, वो चार्ली ग्रुप ऐसा था, हर रेजिमेंट होता, चार्ली रेजिमेंट में मुसलमान जो है वो सैनिक ज्यादा थे। चार्ली ग्रुप का नारा क्या था मालूम? अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर के नारे के बीच में उन्होंने पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए और करगिल को जो है आजाद कराया। तो नारे तो हमेशा किसी ना किसी रेजिमेंट या किसी जोश बढ़ाने का काम क्या करते थे, लेकिन बड़ी अफसोस और विडंबना है कि आज सरकारी षड्यंत्र और किसी सियासी षड्यंत्र के तहत इस नारे को बदनाम किया जाता है। और नारे का इस्तेमाल कर करके अगर आप किसी की जान लेते हैं तो मैं समझता हूं ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अनुसरण नहीं तो आप कह रहे है। हैं जय श्री राम के नारे से जाने ली जा रही हैं, आप ये कह रहे हैं? गुड। लेकिन वो फर्जी निकले कई केस उत्तर प्रदेश के। आपको मैं ये कह रहा हूं कि जहां जाने जा रही हैं, नहीं आप तो देखिए, ये तो यही ना, इसलिए मैंने कहा नारंगी रंग का चश्मा उतार दीजिए। आप भी पहन के उसी तरीके से जो है आपने फिट कर लिया ना बात। मैंने कहा नहीं, शोएब नहीं करना चाहिए, ये बेरोजगार युवाओं को भड़का रहे हैं। भाई ये बताइए, इन धार्मिक उन्माद से रोजगार का मसला हल हो जाएगा क्या? देश की क्या तरक्की होगी इसमें? उल्टे हमारी बदनामी हो रही है। में क्या गए? अभी आप कह रहे थे जय श्री राम के नाम पर आतंक फैलाया जा रहा है, अभी आप तरक्की लेकर आके बीच के अंदर बताइए। कारगिल के युद्ध में कारगिल के सैनिक, चाहे मुसलमान थे, क्रिश्चियन थे, जो भी थे, हिंदू थे, वो उनकी अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं लड़े, वो देश के लिए लड़े, वो हम सब के लिए लड़े, तिरंगे के लिए लड़े। नंबर एक सेकंड, लेट मी कैरी माय आर्गुमेंट फॉरवर्ड सर, थैंक यू। दूसरी बात, जय श्री राम का नारा या अल्लाहू अकबर का नारा या भगवती का नारा, हमारे सारे जो आर्मी है, ठीक कर रहे हैं, हर एक प्लेटून का, हर एक ब्रिगेड का, हर एक डिवीजन का एक नारा होता है। लेकिन जय श्री राम का नारा अकेला शायद ऐसा है जो पूरे देश में प्रचलित है। राम कथा पूरे देश में प्रचलित है और यदि वो इस्तेमाल हुआ है सदियों से, आज यदि आपको लगता है कि अचानक ये कैसे उभर आया है, डिस्ट्रॉय करने के लिए जय श्री राम ये कितना नेगेटिव बात कर रहे हैं। और तीसरी बात मैं जल्दी कहना चाह रही हूं कि आज यदि हिंदुस्तान में हिंदू की मेजॉरिटेरियन ऐसे करके गाली दी जाती है कि मेजॉरिटी है इसलिए कर रहे हैं, इनको माइनॉरिटी करो, ऐसी बातें मैंने सुनी है, आपने सुनी होंगी। एक ही देश अभागा दुनिया में है
जहां पर मेजॉरिटी होने का क्राइम माना जाता है। जी नासिर अब्दुल्ला साहब, जवाब इस बात का आपको, इनको जय श्री राम का उपयोग दिखता है कत्ल होने में, आपको जय श्री राम का प्रयोग दिख रहा है डिस्ट्रॉय होने में। अंग्रेजी का शब्द है, उधर हिंदी का शब्द है, मतलब एक ही है। पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा। आपने मैंने ये बोला। बात सुनिए, वही तो मैंने बोला। मुझे याद है, मेरी रिकॉर्डिंग है, मैं ऑन करता हूं। मैंने रिकॉर्ड भी करते हैं। मैंने ये कहा कि इसका दुरुपयोग इज रॉन्ग। अगर आप जय श्री राम का नारा लेकर के किसी को जान से मारते हैं या उसको घायल करते हैं, दैट इज रॉन्ग। दैट इज व्हाट आई सेड। आई एम अ वेरी केयरफुल मैन। मैं बहुत ख्याल से कहता हूं, क्योंकि लोग फिर बाद में मुझे मार पीट देते हैं, इसीलिए मैं सोच समझ के बात कर। ये कहा नहीं, आप बताइए बीच में। मैंने ये कहा था दुरुपयोग है। अल्लाह अकबर का भी दुरुपयोग होगा। अगर कोई आत्मघाती जो भी है अल्लाह अकबर करके मासूम लोगों को मारे, तो ही इज रॉन्ग। कश्मीर के अंदर अल्लाह अकबर के कह के ही मारते हैं लोगों को, मुसलमानों को भी मार देते हैं। इट इज रॉन्ग। It is wrong from both sides. But आपने तो पहले बोला कि जय श्री राम का नाम मैंने नहीं बोला। आपने बोला आप नहीं करते। मैं ऐसी गलत बात ही नहीं करता। ऐसा मत बोलिए, फिर चिट्ठी लिख देंगे जाके कि हमको जूतियां मारी। नहीं, वो तो खैर बेकार की बात है। वो तो कहने की बात है ना। मैं ऐसी बात कह ही नहीं सकता ना। मुझे पता है मैं क्या हूं। मुझे पता है मैं ये भी इंटॉलरेंस। देखिए बात कहां से कहां चली गई। एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैं कह रहा हूं मुझे जूतियां मार लेना, ये कह रहा है फिर ये कह देंगे, वो कह रहा है फिर वो कह देंगे। अगर मैंने ये बात कही है, मेरी गलती हुई है। मैं फिर से कह रहा हूं जो अभी मैंने कहा है वो सच है। दुरुपयोग इज व्हाट आई एम अप अगेंस्ट। चाहे अल्लाह अकबर हो, चाहे हेल लॉर्ड मैरी, जय बुद्धा हो, I don't like it. जी. Don't kill anybody with the name of your religion. No one is killing. Okay. Whatever doing, whatever attacking or something. Finish. जी. And they have the right to say what they want to. 49 people. सभी पात्रों को मौका दीजिए और हिंदी का प्रयोग करें। हिंदी का कार्यक्रम में बड़े सारे चैनल्स पे जा रहे हैं। उनको हक बनता है ये अपना कहने का कि उनको इस बात का है। थोड़ी देर पानी पीजिए। आपने कहा ना हिंदी में बोलिए, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूं। जी। जय श्री राम का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ऐसा सबने कहा। अमीश जी, जाकिर नायक अल्लाह अकबर के नाम का दुरुपयोग करके, कुरान का दुरुपयोग करके, हदीस का दुरुपयोग करके किस प्रकार आतंक फैला रहा था, और इन्हीं लोगों ने और इनके आका दिग्विजय सिंह इत्यादि जिन्होंने इनको सब मैसेज भेजा है। अपोस्टल ऑफ पीस, मैंने अंग्रेजी में बोल दिया। अपोस्टल ऑफ पीस का मतलब होता है कि शांति दूत। जाकिर नायक क्या है इनके लिए? शांति दूत है। यासीन मलिक, लोअर कोर्ट ने उनको फांसी की सजा दी, हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दी, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी। उसके बाद जब फांसी होने वाली थी ये सारे निकल एक तरफा देखते हैं। एक सेकंड, कर्नल पुरोहित इनको नहीं दिखेगा। टॉलरेंस नहीं चिट्ठी लिखने जा रहा हूं। साध्वी प्रज्ञा नहीं दिखेगी। चिट्ठी लिखने जा रहा हूं। मेरा गला सवाल ये है, मैं चिट्ठी लिख ये दूंगा। देश में मैं डिवीजन हो जाना चाहिए कि गांधी के साथ कौन है और गोडसे के साथ कौन है। मुझे गर्व है गांधी के साथ। रुकिए, मैं कंप्लीट तो कर लूं। आप उनको 30 सेकंड दीजिए, दोनों से रिक्वेस्ट है, वरना मैं कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दूंगा। मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। हाँ, अभी मुझे बोलने प्लीज, थैंक यू। अब मुझे बोलने दिया जाए। देखिए, जब ये क्या नाम है, याकूब मेमन, इसको फांसी होती है तो रात को 12 बजे ये सारे लोग जाके 45, 44, 50 जो भी है, और इनके कुछ आका भी थे, गेट खोलो, सुप्रीम कोर्ट गेट खोलो, कैसे अन्याय हो रहा है, याकूब मेमन को फांसी कैसे होगी। फांसी हो जाती है, गेट भी खुलता है। अगले दिन छपता क्या है? याकूब मेमन वाज हैंग्ड बिकॉज ही वाज अ मुस्लिम। वो मुस्लिम था इसलिए हैंग हो गया, आतंकवादी था इसलिए नहीं। नहीं, अभी जी नहीं हुआ है, थोड़ा रुकिए जी। उसके बाद होता है अफजल गुरु, नमाज जनाजा। इसलिए मैंने कहा ना कि चश्मा उतारिए। आपको ये तो दिख रहा है, चश्मा तो आप ही का उतारो ना उसको। लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा है कि मुंबई के मुसलमानों ने कसाब को जो है अपनी जगह नहीं दी थी। मैं कंप्लीट कर दूं, लेकिन मैं पहना नहीं। काला चश्मा लगा लीजिए, लगा लीजिए। चश्मे पे डिबेट नहीं हो रहा भैया। काला चश्मा भी लगा लीजिए, थोड़ी देर के लिए लगा लीजिए काला चश्मा। काला चश्मा लगा लीजिए। अमीश भाई, आपने मुझे बोला नहीं टॉपिक चश्मे के ऊपर है। सुबह से चश्मा लगा लो, चश्मा खोल दो, चश्मा खोल दो, चश्मा। तो क्या चश्मा? अब टॉपिक क्या आइए। हाँ, अब सुनिए आप। देखिए अमीश भाई, आप सोच लीजिए, इसको थोड़ा रिवर्स करते हैं। अगर कुछ लोगों ने, चलिए हम सोचते हैं कि हमारी बड़ी बहन, मैं तो उनको मां समान मानता हूं, बहुत बड़ी अदाकारा हैं, एक बार ताली होना चाहिए। मैंने इनको देखा, सपोज सोनम जी, हमारे नासिर अब्दुल्ला साहब, इन्होंने चिट्ठी लिखा होता कि
ये अल्लाह अकबर नाम का जो है ये बहुत दुरुपयोग हो रहा है। लोग काटे जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, बम फटाए जा रहे हैं। हाय तौबा मच जाती देश में कि अल्लाह के नाम का ऐसा कैसे फतवे आ जा, ये चश्मा उतार के फतवे लिखते, फतवा अगेंस्ट मैडम, फतवा अगेंस्ट सर। अब जब जय श्री राम मर्डरस वेपन है, जय श्री राम इतना खलू है, ये सब बोला जा, कहां गया फतवा? क्या हो गया? सांप सूंघ गया उस समय सबको। ये जो सिलेक्टिविटी है, राम के नाम को चौराहे में लाकर बदनाम, क्या बोलने देना है? मैं सवाल पूछ रहा हूं, अगर खुदा न खा, देखिए चार्ली हेब्डो, आपने एक चार्ली, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप जवाब दीजिए। तो सरकार में ना सर, मैं 10 सेकंड में सवाल खत्म कर रहा हूं। आप प्रोफेसर है, मैं एक सवाल पूछ लेता हूं सोहेब जी से, अगर अनुमति हो सोहेब जी आपकी। नासिर और मैं एक सवाल पूछता हूं जिसका जवाब सोहेब जी दे या नासिर जी दे। आज से 5.5-6 साल पहले इन्होंने एक चार्ली की बात कही, मैं दूसरे चार्ली की बात करता हूं जिसका नाम है चार्ली हेब्डो नामक एक संस्था थी यूरोप में, पेरिस में। याद करिए, वहां एक अखबार ने एक कार्टून छाप दिया था जिसके कारण उस अखबार के कर्मचारियों को गोली से चार्ली हेब्डो ने उड़ा दिया। यही हिंदुस्तान में कुछ जस्ट अ सेकंड, यही हिंदुस्तान में कुछ पत्रकार और इन्हीं 49 में से कुछ लोगों ने कहा था, अगर इस्लाम के बारे में ऐसा छपेगा तो मारा जाएगा, जायज है मारना। अब नाम करने कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं करूंगा। भगवान श्री राम का नारा नमन करते हैं, बताइए दिल में भगवान श्री राम के नारे के साथ नहीं करते हैं, गलत बात बोलिए। सुनिए, आप मुझे इंसिडेंट बताइए, भगवान श्री राम के नारे के साथ आपको समझना पड़ेगा अमित जी, एक बात ये दुनिया के अंदर। अब मैं बोल लूं, बोलिए। एक बात आपको समझना पड़ेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोले वो देशद्रोही नहीं होता। जो बीजेपी के खिलाफ बोले वो एंटी नेशनल नहीं होगा, वो एंटी हिंदू नहीं हो सकता, वो एंटी राम नहीं हो सकता। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि एक मंदिर का पुजारी सुबह से शाम जो है राम भगवान की आराधना करते रहे। सुनिए ना, सुनिए ना, चुप क्यों रहा हूं? नहीं, बीच में मत बोलिए। He should be given the taste of his own medicine also. सुबह से शाम अपना मेडिसिन भी सुबह से शाम मेरे बीच में बोलते रहते हैं। सुबह से शाम भगवान राम की आराधना करते रहे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ बोल देना तो उनको एंटी राम आप बता देंगे। एक सैनिक जो करगिल में है ना, अपनी जो है वो जान को जोखिम में डाल करके वहां पे अपनी काम करके आए, उसको अगर उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बोल दिया तो आप उसको देशद्रोही ठहरा देंगे। ये नैरेटिव है, ये नैरेटिव। भाई देश की बात हो रही है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही है। ये पॉलिटिकल लड़ाई है, ये सियासी लड़ाई है। जो इनके खिलाफ बोल दे वो देशद्रोही हो जाता है। प्रूफ के साथ बताइए हमें, ऐसे नहीं सुनेंगे हम। प्रूफ के साथ बताइए हमें, प्रूफ के साथ बता रहा हूं ना। कहां हुआ ऐसा? बताइए कहां पर हुआ ऐसा? भाई अर्बन बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं, बदनाम कर रहे हैं देश को। अरे सर, आप देश को बदनाम करने का काम नहीं। नासिर की बात सुन लीजिए, भगवान राम के नाम पर देश को, क्योंकि राम का तो ये मुल्क नहीं है, राम का तो ये मुल्क है, उससे डिनाई तो नहीं करा जा सकता। पार्टियां आती जाती रहेंगी। एक सेकंड रुकिए, ऑडियंस रुकिए। मैं मान रहा हूं भगवान राम पे आपकी आस्था है, लेकिन नासिर भाई बोलने के लिए बहुत उतावला नहीं, बिल्कुल उतावले आप होइए, आप बोलिए भी, बोलने की आजादी है इस देश के अंदर। बिल्कुल, सोनल जी भी उतावली है बोलने के लिए, मैडम भी उतावली है बोलने के लिए। सीनियर आदमी मैं हूं, हालांकि मैं नहीं बिल्कुल, आप सीनियर भी हैं सर, आप वरिष्ठ भी हैं, सब कुछ है, लेकिन ये हक तो किसी के पास नहीं है। नासिर भाई 20 साल छोटे हो। नहीं नासिर भाई, ये हक तो नासिर भाई ये हक तो डेट ऑफ बर्थ देखेंगे। चलिए, अब डेट ऑफ बर्थ की बात नहीं हो रही। ये हक तो किसी को नहीं है कि भगवान राम का ये देश है, भगवान राम के नाम पर इस देश को बदनाम कर दे, क्योंकि बाबर का तो देश नहीं है ना, ये तो भगवान राम का देश है। हमारा इतिहास तो भगवान राम से जुड़ा हुआ है। जुड़ा है, सही है, मुझे उसका कोई मतलब ये कि प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो ये 49 लोगों को क्या दिक्कत थी? नहीं, तो अब तो इन 49 लोगों को ठहरिए, मैं उनको, आप उनके साथ खड़े हैं ना? सुन लीजिए भाई, मेरे पक्ष में है ना? मेरे मुंह में अल्फाज मत डालिए, वरना मैं फिर बोलूंगा नहीं कुछ। आप ही बोल दीजिए सब कुछ। एक जगह रुके, बोलने दीजिए उनको। ना आप बोलने दे रहे हैं ना, वो फिर मेरी मॉम का फोन आ जाएगा। वैसे वो शी हैज गॉन टू हेवन। मैं उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर उन्होंने ऐसी चिट्ठी भेजी है मिलकर सोच समझ के बातचीत करके, तो कोई तो बात होगी। तो चिट्ठी भेजी है, कोई एकदम से कोई सुनामी नहीं आ गई, देश टूटेगा नहीं, बड़ा स्ट्रॉन्ग देश है। इट इज ओके, मालूम हो जाएगा कि क्या बात है। एक मिनट, इन्वेस्टिगेशन करने प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ लिखा, अब ये भी नहीं लिख सकते। मोदी साहब ने कहा है मन की बात,
जी। हमने अपने हमने आप नहीं, फंस गए नासिर भाई। उन्होंने अपने मन की बात लिखी है। लिखना अलाउड है या नहीं? अगर लिख दी, ओए देशद्रोही पागलपना है। लिख दी तो क्या हो गया? कौन सी मौत आ गई? डर किस बात का है आपको? चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी तो लिखी है, क्यों डर रहे हैं आप? फिर 48 लोग और आ गए, नहीं जी सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। फिर एक वो कह रहा है, ये कह रहा है नाच लो भारतनाट्यम। नहीं, कोई भारतनाट्यम नहीं नाच रहा। गलत बात है। नहीं अब आपने भारतनाट्यम को भी नेगेटिवली पोर्ट्रे कर दिया। बट नो, द पॉइंट इज दे हैव अ राइट, नहीं दे हैव अ मन की राइट। बात है। नहीं आप मुझे बताइए ना, पर जय श्री राम के केस तो फर्जी निकले ना सारे। जय श्री राम के नाम पर तो मारा ही नहीं गया। मुझे उस बात का सबूत कानपुर झूठ निकला, डिबेट में मिल गया था। झूठ निकला। नहीं, तो ये फर्जी एजेंडा आप लोग क्यों चलाते हैं? That is not true. What you are saying is not true. It is true. It is not true. It is I true. was in a debate yesterday. A gentleman from the VHP was showing some important cases were not there to prove that they are false. But 3 cases I am telling you they are true. चलो 3 हैं, 2 यूपी के हैं। डीजीपी की माने, आपकी माने। अगर क्या एक भी नासिर केस अब्दुल्ला की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की मान ले। सच्चा है, सब पे पात्रा कुछ कहना अगर चाहते एक भी केस सच्चा है जिसका वीडियो है, there is something तो there. अल्लाह को ऊपर के रखे तो 100 केस सच्चे हैं। भैया क्या एक करेंगे चीज, आप? मैं वो उसको भी डील कर लो। मैं सिर्फ ये कह रहा जय श्री राम हूँ, का मुकाबला आप कैसे कर सकते 49 हो? लोग एक सेकंड, जो सोनल पागल जी कुछ नहीं कहना चाहती है, है। 49 सोनल लोग जी। जो पागल नहीं है, सर, जिनको तो डेंगू वो के 61 मच्छर तो ने पागल नहीं नहीं है, जिन्होंने काटा चिट्ठी लिखी है। अगर उन्होंने लिख दिया, कैसी मौत आ गई आप लोगों को? क्या हो गया? 61 पागल है। एक सेकंड, नासिर उनको सबूत दे दो कि वो पागल हैं। नासिर 61 पागल है जिन्होंने चिट्ठी लिखी आज, वो पागल है? वो भी नहीं पागल है। तो फिर वो नहीं, उनके पीछे एक एजेंडा होगा जिन्होंने लिखी है, वो अपना ये उन लोगों के साथ में और जो 49 के पीछे एजेंडा नहीं है। एजेंडा यही है कि भाई आपके पीछे गलत क्या हो रहा एजेंडा है? अब आपके पीछे क्या एजेंडा है? भैया इन लोगों की तरह मैं चिल्ला नहीं सकती। किससे कह रही है? मुझसे कह रही है? क्या मैंने माँ की गाली दी है? बताइए। नहीं तो आप मुझे बताइए, हाउ वाज आई रॉन्ग इन माय लैंग्वेज? आपकी उसमें अल्फाज बताइए जो मैंने इस्तेमाल किए गलत है। नहीं है सर, आप नहीं, अल्फाज बताइए जो मैंने गलत इस्तेमाल किए हैं। चलिए सर। ओ मौत आ गई, तो ये तो मौत है, मेरी मौत सामने खड़ी है, मैं मरने वाला हूँ। 6 महीने 1.5 साल में मैं मरने वाला हूँ। नहीं ये कोई गाली नहीं होती। आप मुझे बोल देंगे तू एंटी नेशनल है? मैंने अगर मौत की बात की है, इसको रंग मत दीजिए, इसको रंग मत दीजिए। आपने कह दिया एंटी नेशनल है, किसी ने एंटी नेशनल नहीं बोला यहाँ पर। आप दोनों मिलके बैठ जाइए, बात कर लीजिए। चयन कीजिए। ठीक है। आपने अपनी बात को रखा, आपने भी अपनी बात को रखा। अब सोनल जी को भी इजाजत है अपनी बात को रखने की। बिल्कुल अपनी बात। ऐसी क्या आफत आ गई? ओके सॉरी, आई टेक माय वर्ड बैक। ऐसी कौन सी आफत आ गई? अच्छा ठीक है, इनको बोलने दीजिए ना। अब ठीक है, अच्छा सोनल जी को बोलने दीजिए आप। ओके अब मैं आपको मौका दूंगा। It is funny for me. It is funny for me. Mind your own business. Okay, please. सर it's not funny for you. It's funny for me. सर बैठिए आराम से। No, fuck Okay. it. I mean, नासिर आप भी रुकिए। It's not funny. सोनल मान सिंह, let सोनल मान सिंह calm down. सोनल मान सिंह funny आदमी हूँ। नासिर नाचने वाली नाचती है, मैं हंसाता हूँ लोगों को। हेलो नहीं एक सेकंड हेलो एक सेकंड वो सब सोनल जी को ना आपने गलत बोला। एक सेकंड रुकिए ना कुछ नहीं कर रहा, आप रुकिए। एक सेकंड आप चुप रहिए एक सेकंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड टॉक टू आवर को पैनलिस्ट वेरी रिस्पेक्टफुली एंड टू ईच एंड एवरीवन। सोनल जी टोटली। नासिर जी आपने अभी कहा नाचने वाली नाचती है, ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए कि हाँ लो नहीं, क्योंकि लेट मी मेक अ पॉइंट। वो चुप थी। सॉरी, मैं बिल्कुल चुप थी। राइट, नाचता तो बंदर भी है, भालू भी है, रास्ते पे भी नाचते हैं हम लोग। उसको थोड़ा, जिसको आप रक्स कहते हैं ना, शायद रक्स कहते हैं, कला ऐसे कोई शब्द है ना, नृत्य कहते हैं। तो नाचने वाली, एनीवे आपने कह दिया नाचने वाली नाचती है, एक ही नाचने वाली मैं खड़ी हूँ यहाँ पे। एनीवे अब दूसरा मैं कह रही हूँ असहिष्णु You should apologize for that. आपको माफी मांग लेनी चाहिए। ठीक है, मैंने बुराई तो नहीं की, बेकार की बातें मत कीजिए आप। बेकार की नहीं, मैं सही बात कह रहा हूँ। मैंने कहा है नाचने वाली नाचती है और एक्टिंग वाला एक्टिंग करता है और अपना, तो मतलब उसमें बुराई क्या है? मैंने तो बुराई ख्याल, मुझे तो ख्याल भी नहीं था कि मैंने ऐसी जल्दी में सोच के, एक इमाम ने शबाना आजमी को कहा था आप तो जी नाचने वाली हैं, मतलब आप तो नीचे कौम की हैं, उसको तो उसने बाकायदा गाली दी थी।
नीच औरत है आप। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा नाचने वाली नहीं, why you're quoting that also? Okay, let's Sonal ji make her point. नहीं तो मुझे, मैं viewers को भी कह रहा हूं, आप अगर मुझे कहेंगे अपोलोजाइज करना है तो इसका मतलब मैंने इनकी मैं नहीं कह रही हूँ ना, बस आप विषय से हट रहे हैं, विषय पे रहिए, आप विषय पे रहिए, आप विषय पे रहिए, जनाब विषय पे रहिए। प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन, बहुत हो गया, बहुत हो गया। मेरी भी धैर्य की, पेशेंस की एक हद होती है, राइट? आई बीन वेरी पेशेंट। असहिष्णुता की बात है, ये इंटॉलरेंस की बात है, जो बार बार, ये पहली बार ऐसा पत्र चिट्ठी लिखी नहीं गई है, इसके पहले भी ऐसी चिट्ठियां लिखी गई हैं। मैं आपको आपके सामने एक छोटी मिसाल देना चाहती हूँ जिससे आप लोग शायद कोई भी वाकिफ नहीं है। मुझे इस तरीके से, जैसे कि जलते हुए अंगारों पे खड़ा किया गया कि तुम डांस करने जा रही हो वॉशिंगटन विवेकानंद सेंटिनरी में, तुम कम्यूनल हो, और किन किन लोगों ने मावलंकर हॉल में, कुलदीप नायर जी जो अब चले गए हैं, शबाना आजमी, कैफी आजमी, अग्निवेश, CPI, CPM, सहमत, पूरा हॉल भरा हुआ था, और मेरे से जवाब मांगे गए और मुझे वीज़ा वगैरह ना मिले, मेरे म्यूजिशियंस को ना मिले, उसकी पैरवी की गई। मेरे पास वीज़ा था, मैं चली गई, मेरे म्यूजिशियंस 3 दिन खड़े रह के नहीं जा सके। असहिष्णुता ये तिलक क्यों लगाती है, ये केसरी क्यों लगाती है, ये संस्कृत क्यों बोलती है, ये पूरी वो हिंदूवादी है। मैंने बहुत कुछ झेला है, आप सबसे मैं विनती कर रही हूँ। आपने तब चिट्ठी नहीं लिखी, आपको भी लिख देनी चाहिए थी। नहीं, ये मेरे जहन में ऐसी बात नहीं आती है, क्योंकि मेरी कला मेरा संदेश है, और मेरी कला जोड़ने वाली है, तोड़ने वाली नहीं है। कला जोड़ने वाली है, तोड़ने वाली, अच्छी बात बोली। लेकिन शोएब जमाई को मैं दूंगा। नासिर जी कुछ कर, नासिर जी आपको क्यों लगता है कि नासिर जी ने बहुत बोला है, थोड़ा मुझे बोलने जी समय मैं आपको मौका दूंगा। एक सेकंड, नासिर को 30 सेकंड देने दीजिए, क्योंकि ये कला तोड़ने वाली क्यों है? कला तोड़ने वाली क्यों है? कला तोड़ने वाली क्यों है? जो ये 49 सैनिक खड़े हो गए हैं इंटॉलरेंस ब्रिगेड के, ये तोड़ने वाले क्यों हैं? ये जय, एक सेकंड, ये इंटॉलरेंस ब्रिगेड के जो प्रोदा है, इनको जय श्री राम में खराबी दिख रही है? इनको जब दिल्ली में मंदिर टूटता है तब दिखाई नहीं देता, क्यों? मुझे नहीं पता क्या हाउ देयर माइंड वर्क्स। ऑल आई नो इज उन्होंने जो रिसेंट हालात देखे हैं, क्या उसको क्या हालात? भाई वो जो हालात देखे हैं, आपको पता है? मेरे से पूछ रहे हैं, आपको तो ज्यादा मालूम होगा। जो भी वीडियोस पे, मैंने कोई ऐसा हालात नहीं देखा। चलिए आप बोल लीजिए, मैं जरा सोचने का वक्त मिल जाएगा मुझे। सोनल जी 10 सेकंड फिर संबित पात्रा। अभी आज की खबर है, ताज़ा खबर है कि मुंबई में मुंबा देवी के मुंबेश्वर महादेव के मंदिर में प्रसाद में जहर मिलाने की साजिश थी, और 40,000 हजारों लोग, भक्त लोग मर जाएं, बीमार पड़े, ये साजिश थी। उस साजिश में जो पकड़े गए हैं, उनके तार कहाँ कहाँ रखते हैं आपको पता होगा, जाकिर नाइक के साथ जुड़ते हैं। तो ये जो बातें जब होती हैं तो बहुत दुख तो होता है जी, डर लगता है। देखिए, मैं डरती नहीं हूँ, मैं अकेली रहती हूँ वर्षों से, मुझे कभी डर नहीं लगा। आज मुझे थोड़ा डर लगना शुरू हो गया है। हो क्या रहा है ये? जी संबित पात्रा। देखिए, मैं एक तो मुझे माफ करिएगा, मैं आगे से इनको बुद्धिजीवी नहीं बोल सकता हूं, मेरे को खटक रहा है तो मैं इनको चिट्ठीजीवी बोलूंगा। आपको तैयार है? ठीक है। और नासिर साहब और सोनल मैडम, मैं आप दोनों के लिए एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि करोड़ों लोग इस डिबेट को, इस चैनल को देख रहे हैं, ये कहना बहुत आवश्यक है। एक शब्द कहा गया, नाचने वाली, आपने क्षमा कर दिया, आपने इसको लाइट जेस्ट में लिया, क्योंकि आप बहुत बड़ी हैं, विशाल हृदय आपका है, मगर बहुत लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सबसे पहला नाचने वाला, नाचने वाली अर्धनारीश्वर नटराज हैं। अगर नटराज नट ना करे तो ये ब्रह्मांड का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए जितने भी नाचने वाले या नाचने वाली जिनको कहा गया वो इस टीवी को देख रहे हैं, तो वो प्रथम दर्जे के मानव हैं, और उनके चरणों को हम नमस्कार करते हैं। नटराज, एक सेकंड, नटराज में नृत्य बसता है, इसलिए उस जो नृत्य और संगीत जान गया, आपने कहा रीछ नाचता है, भालू नाचता है, बंदर नाचता है, उनके अंदर कृष्ण नाचता है, और पूरी गोपी बनकर संसार नाचती है। तो बिल्कुल, इसलिए नृत्य से बड़ा कुछ नहीं है। और जिनके लिए आपने नाचने वाली कहा, 49 हमारे कलाकारों ने, कुछ तो नक्सलाइट भी हैं और कुछ कलाकार भी हैं। शोभा मुद्गल जी का मैं फैन हूं,
अपर्णा सेन की कुछ पिक्चरों को मैं पसंद करता हूं। और नासिर साहब, हम यहां पर तलवार लेके लड़ नहीं रहे हैं। आप जो कह रहे थे मौत आ गई, कोई मौत नहीं आई है किसी की। यहां पर हम डेमोक्रेटिक डिबेट कर रहे हैं। कोई आफत सर नासिर साहब, कोई आफत भी नहीं आई है। बहुत शांतिप्रिय तरीके से आप देखेंगे, ना मैं और ना ही मैडम, हम दोनों एक पक्ष से हैं और हमारे में से कोई भी बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। बहुत शांतिप्रिय तरीके से हम बोल रहे हैं। दो तीन बातें मैं रख दूं यहां पर। बंगाल से मैक्सिमम लोग आते हैं जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। इसी बंगाल के अंदर पंचायती राज चुनाव में सर्वाधिक वायलेंस हुआ है। पकड़ पकड़ के 100 लोगों को मार दिया गया। त्रिलोचन महतो, दलित, बीजेपी का कार्यकर्ता, उम्र 17 वर्ष, बीजेपी के लिए चंद वोट क्या मांग दिया इस बच्चे ने। इस बच्चे को पेड़ से लटका के मार दिया गया। और जानते हैं उसके पीठ पे नासिर साहब क्या लिखा गया? उसके पीठ पे लिखा गया, तुमने बीजेपी के लिए वोट मांगा इसलिए मरना तुम्हारा तय था, अब जाओ मर जाओ। ये केवल त्रिलोचन नहीं है, ऐसे 100 कार्यकर्ताओं को इसी चुनाव में और पंचायत चुनाव में मार दिया गया। इनमें से एक अपर्णा सेन को कष्ट हुई। कष्ट क्यों नहीं हुई मैं बताता हूं, किसी ने खुलासा नहीं किया है। आपने शारदा चिट फंड का नाम सुना है? मोटे मोटे पैसे जब इनके जेब में जाते हैं, वाइन और ना सुनिए ना, ये जो चिट्ठी ब्रिगेड है ये क्यों तड़पती और फड़पती है, सुन लीजिए कहानी। जब ये चिट फंड की स्कैम होती है, मोटे मोटे पैसे इनके जेब में जाते हैं। जब पिछली सरकारें थी तो वाइन एंड डाइन इनका इस लुटियन दिल्ली में चलता था और ये सरकारें तय करते थे। इसको नीरा राडिया टेप सुना है ना आपने? इसको मंत्री बना दो, उससे कमीशन ले लो। जहां प्रधानमंत्री जाते थे वहां जहाज में बैठ के चले जाना, उन देशों में अपना नेटवर्क फैलाना, ये सब बंद हो गया है साहब। नासिर अब्दुल्ला, सोनल मान सिंह, डॉक्टर संबित पात्रा और शोएब जमई। अब मैं आपका रुख करता हूं। बंगाल के अंदर अभी एक बीजेपी के सांसद के घर पे बम फोड़े गए। इंटॉलरेंस है कि नहीं है? बहुत अच्छा आपने कहा। और बंगाल के अंदर बहुत अच्छा कहा। नहीं, मैंने कहा आपने बहुत अच्छा कहा। अमित शाह का जब चुनाव में कार्यक्रम चल रहा था, मैंने कहा कि आपने बहुत अच्छा बंगाल का जिक्र कर दिया, इसी पर मैं आने वाला था। सुन लीजिए क्यों नहीं आप लोगों ने बोला? अब मैं तब आप कहां गुम थे? यही बंगाल पर क्यों नहीं बोल रहे? बंगाल पर क्यों नहीं बोला जा रहा? थोड़ा सा बंगाल के अंदर जो हुआ वो क्यों नहीं बोला? उड़ीसा, बंगाल के अंदर तो बोल रहे हैं, बंगाल में बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोला जा रहा बंगाल के अंदर? तो क्योंकि बंगाल के अंदर ये बोलेंगे तो इनकी सीटें ज्यादा आ जाएगी ना पब्लिक। अच्छा, तो मतलब आपको दूसरी सीटें ज्यादा लेके आनी है? ना, बंगाल के लिए तो इसका फायदा है। अभी पोल खोली, बंगाल के लिए तो इनको फायदा है। अगर मैं बंगाल की बात करूंगा तो इनको फायदा है। संबित क्या बोला? संबित एक सेकंड, आपने सुना? आप बगल में थे, एग्जैक्टली क्या सुना? इन्होंने कहा कि अगर बंगाल के बारे में बात होगी तो इनको सीटें ज्यादा आ जाएंगी ना। तो आपको ममता की सीटें ज्यादा लानी है? यही तो चाह रहे हैं ना ये बंगाल में। वाह वाह वाह, तालियां बजाइए इनके लिए। मैं एक बात याद दिला दूं कि किस प्रकार से वहां ममता बनर्जी के लोग चाहते हैं कि जय ममता बोला जाए। कुछ प्रोफेसर ने नहीं बोला तो उनकी पिटाई हो गई। जी अमीश जी, मैं यहां बता दूं, मैं भी थोड़ा अरे दो मुर्गी की लड़ाई को भी बीजेपी वर्सेस टीएमसी बना रहे हैं। ये इनका प्रोफेसर मुर्गी है, ये प्रोफेसर मुर्गी है। दो घर में फैमिली मेंबर्स की लड़ाई को ये चल रहा है आपका। बताइए। अरे मैंने कहा वो स्टूडेंट ने प्रोफेसर को मारा, बिल्कुल गलत था। उनको जेल भेजना चाहिए। किसको बोल रहे थे? उसका सपोर्ट। लेकिन आप जो ये नैरेटिव बना रहे हैं ना पूरे देश में कि जहां भी झगड़ा हो बीजेपी वर्सेस टीएमसी, ये आपका राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं आप। देखिए, आप पीछे देखिए जरा। जी ये विजुअल चल रहे हैं। किस तरह से प्रोफेसर को मारा गया, ये विजुअल देखिए। ये बंगाल के अंदर हुआ है, ठीक है ना? ठीक है, ममता जिंदाबाद नहीं करी पिटाई। जरा पीछे मुड़ के देखिए तो सही, पीछे तो मुड़िए। अरे मुड़ते जाइए, एक सेकंड मुड़िए ना, मेरे कहने पर मुड़िए। एक सेकंड थोड़ा घूमिए। अरे जरा घूमिए तो सही। 2000 ये घूमिए देखिए, घूमिए संबित पात्रा देखिए जरा क्या हो रहा है। 2016 में घूमिए, देखिए ना जनाब, घूमिए थोड़ा, देखिए तो सही। देखिए तो सही, पीछे देखिए, बोलिए पीछे देखने के लिए। पीछे देखिए, पीछे देखिए, पीछे देखिए, पीछे देखिए, अमीर जी पीछे देखिए, थोड़ा सा पीछे देखिए। मैं तो जनता की नजरों से देख रहा हूं। ये सच्चाई को देखना ही नहीं चाहते भाई, मैं ये सच्चाई को देखना ही नहीं चाहते। ये सच्चाई को देखना ही नहीं चाहते कि ये कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में मामला था। पब्लिक को बोलने दीजिए ना। जो है अब पब्लिक की अदालत में सब कुछ है। अब पब्लिक की अदालत में सब कुछ है। नहीं, मैं ये क्या बोला सुना उन्होंने? जिसकी वजह से लड़के भड़क क्या सुना उन्होंने? जिसकी वजह से लड़के भड़क गए। ये तो हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होता है। इसमें टीएमसी कहां से आ गए? आप छात्रों को टीएमसी वाले कैसे कह सकते हैं? मैं ऑब्जेक्ट करता हूं, मुझे बोलने दिया जाए। टीएमसी वाले कैसे कह सकते हैं? एक सेकंड रुकिए, संबित को बोलने दीजिए। देखिए, एक सेकंड, मैं आपको मौका दूंगा। इन्होंने कहा
कि इन्होंने कहा कि इन्होंने पता लगाया है ये प्रोफेसर बदमाश था, मार खाने लायक था क्योंकि इस लड़की लड़की छेड़ी थी। कहा ना आपने अभी क्या कहा? लड़की छेड़ी थी इसने। ये जो है ना, आपने क्या कहा? आपने क्या कहा बताइए? आपने क्या पता लगाया? आपने कहा ना कि ये प्रोफेसर ने लड़कियों के साथ अभद्रता की और इसने बच्चों ने मारा, इसमें टीएमसी का काम नहीं है। आप शब्दों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर साहब। नहीं, आप रिवाइंड देखिए। हम में से कितना लोग ध्रुव त्यागी कौन है, उसको किसने मारा और क्यों मारा ये जानता है। हम में से कितने लोग जानते हैं कि दलित विनय शंकर को, विनय प्रकाश को, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, उसको क्यों मारा और किसने मारा ये जानते हैं। हम में से कितने लोग जानते हैं उस आदमी का नाम जो मथुरा में ठेले में, एक रेडी में लस्सी बेचता था, जिसको कुछ लोगों ने मार दिया क्योंकि उसने फ्री में लस्सी नहीं पिलाई। कितने लोग रवि पुरोहित का नाम जानते हैं? हाँ, कुछ लोग चंदन गुप्ता का नाम जानते होंगे, मगर रवि पुरोहित का नाम कितने लोग जानते हैं? शायद कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि इस देश में एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया है। एक सेकंड, मैं आपके पीछे पूरा बोलते रहूंगा, बोलने नहीं दूंगा, सुन लीजिए। देखिए, ऐसा है कि इस देश में एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया है कि केवल हिंदू जो है वो जाके मुसलमानों की भी लिंचिंग कर रहा है। और ये जो 49 लोगों ने दलित शब्द इस्तेमाल किया, ये मत सोचिए कि उनको हिंदू के रूप में, वो लिखते कि हिंदुओं की भी हो रही है। वो दिखाना चाहते हैं कि हिंदू कास्टिज्म के कारण डिवाइडेड है। आप मानते हैं कि दलित हिंदू? मैं आपके बीच में ऐसा बोलूंगा कि आप देखिए, आप सवाल पूछिए, मैं लगातार बोलूंगा इनके बीच में, एक अल्फाज बोलने नहीं दूंगा। आप याद रखिए, दलित हिंदू सुन लीजिए, मेरे को बोलने दीजिए, सुन लीजिए। आप देखिएगा, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग जो हैं, हम मुसलमानों को मार रहे हैं, दलितों को कास्टिज्म के नाम पे मार रहे हैं, और जो मुसलमान दलित को मार रहे हैं उनका एक भी, उसमें से एक भी इंसिडेंट्स का जिक्र नहीं है। उस पे आंख बंद, जैसे इन्होंने आंख बंद कर दिया ना, अभी वीडियो चला तो घूम के देखना तक जायज नहीं समझा। कौन मर रहा है? वो तो लड़की छेड़ रहा था, उसको तो मरना ही चाहिए, देखा ही नहीं, उसके लिए मतलब ही नहीं है। और बंगाल में भी पता करवाया। सोनल जी, एक आप देखिए, कार्यक्रम के आखिर में आते आते दलित हिंदू नहीं है, क्या आपको लगता है कि वाकई ये प्रकाष्ठा है अपनी भरी दोपहरी में आंख बंद करने की, कि भरी दोपहरी में आंख बंद कर लो, बोलो अब तो अंधेरा है? कौन कह सकता है? कोई उल्लू कहता है। सबसे पहले मैं देखिए, बार बार गिनतियां हो चुकी हैं कि महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखा, वहाँ से लेके पूरी श्रृंखला है, कड़ियाँ हैं, चेन है, जिनको आज दलित कहते हैं। इन लोगों ने क्या क्या लिखा है, क्या क्या इनका योगदान है, आज भी है। मैं बस एक छोटा 1-2 लाइन कहना चाहती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू नाउ, बहुत हो चुका। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि कुछ ईमान की बारिश हो जाए, क्योंकि ज़मीर के आईने पर बहुत धूल चढ़ गई है। जी, और बिल्कुल इसी बात के साथ मुझे लगता है इस कार्यक्रम का भी मैं अंत करूंगा। मॉब लिंचिंग किसी भी सभ्य समाज के लिए कलंक की तरह है। ऐसी वारदातों को किसी भी कीमत पर अनदेखा नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी सोनल मान सिंह ने जो बात बोली कि अगर जो बात, उस बात को मैं थोड़े अलग तरीके से पेश करता हूं, अगर चेहरे पर मिट्टी लगी हो तो आईना साफ नहीं किया जाता। ये तमाम तथाकथित बारूदी बुद्धिजीवियों को सोचना होगा। लेकिन क्या यह जायज है कि भीड़ तंत्र को किसी एक धर्म से जोड़ दिया जाए, जय श्री राम के नारे को विध्वंसकारी बता दिया जाए? जो लोग किसी इंसान की पीट पीट कर हत्या कर देते हैं, क्या उनका किसी भी धर्म से कोई संबंध हो सकता है? चिट्ठी लिखने वाले 49 बुद्धिजीवी भी इसी देश के नागरिक हैं, उन्हें पूरा हक है वो अपनी परेशानियों को सरकार तक पहुंचाएं। लेकिन विरोध और गुस्सा सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। जो मैंने पहले बोला था, कश्मीरी पंडितों पर भी उतना गुस्सा आना चाहिए था जब 84 में सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग हुई थी, सिखों का नरसंहार हुआ था, तब भी उतना ही गुस्सा आना चाहिए था। और तब भी उतना ही गुस्सा आना चाहिए था जब एक दिल्ली में मंदिर तोड़ा गया था। लेकिन शायद तब वो गुस्सा पी जाते हैं, लेकिन 2019 में जब मोदी वापस आया तो उनका गुस्सा बाहर निकलता है। सिलेक्टिव क्यों है? मुझे लगता है इससे बढ़कर प्रमाण शायद कोई नहीं हो सकता, और इससे बड़ी चर्चा शायद कोई नहीं हो सकती। नमस्कार, धन्यवाद आपका।